Hello students, I hope so far you have thoroughly studied all my 8 lectures on the first chapter of class 12th, which was relations, which I have posted on YouTube. Today I shall introduce the second chapter, which is your function, topic function. So we have already known that any relation defined from a non-empty set A to B is basically a subset of the Cartesian product of the two sets A and B, isn't it? So how to define function? Let me recapitulate the functions that you have studied in class 11th in order to extend it for your syllabus in class 12th. So how to define function? So I can say that a function is a special type of relation. Function is a special type of relation which has the characteristic property of a machine. In fact, अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फंक्शन कैन डायरेक्टली बी कंपेयर टू एनी मशीन, एनी ऑपरेटिंग और assembly line of production. So why this is a special type of relation? Relation सबसेट था, दो सेट के बीच में रिलेशन, उन दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था. तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग कहते हैं. इज इट स्पेशल? क्यों? क्योंकि स्पेशलिटी इसलिए क्योंकि इट इज सेटिस्फाई दो मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं जो उसको सेटिस्फाई करनी होती है. रिलेशन में जो हमारा फर्स्ट सेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट को, अब फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट सेट विल प्रोवाइड इनपुट एलिमेंट्स फॉर ए फंक्शन एंड द सेकेंड सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट विल प्रोवाइड द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट एलिमेंट, और आई कैन से इट इज द आउटपुट सेट. तो दो मैंडेटरी कंडीशन है क्या आपकी? तो पहली कंडीशन होती है इनपुट सेट भी मैं कह सकता हूं और इसको क्वेश्चन सेट भी कहा जा सकता है. आउटपुट सेट या आंसर सेट. तो दो मैंडेटरी कंडीशंस क्या होती हैं? एवरी इनपुट एलिमेंट मस्ट हैव a corresponding output element. That is, every question must have an answer. Must have an answer. और सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी? तो सेकेंड कंडीशन होती है that a given input element cannot have more than one output element. और क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से that a given question cannot have more than one answer. अब ये जो दो कंडीशंस हैं आपकी, ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो दोनों की दोनों कंडीशन जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं आपकी, फंक्शंस की मैंडेटरी कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में है? ये मैंडेटरी कंडीशंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर जो कि प्रेजेंट है फंक्शन में,
ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? x, y, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ योर ऑर्डर्ड पेयर इज द इनपुट एलिमेंट, और जिसको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, और सेकेंड एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज द आउटपुट एलिमेंट और आंसर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्यों हुआ? मशीन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है क्योंकि हर इनपुट का इसमें एक कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है और गिवन इनपुट का मोर देन वन आउटपुट पॉसिबल नहीं है। मशीन के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप कोई भी मशीन उठा लीजिए, या बल्ब इनपुट किया जा रहा है, तो बल्ब का इनपुट भी वेल डिफाइंड है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी वेल डिफाइंड है। इनपुट कैसे वेल डिफाइंड है? आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं एज इनपुट। आउटपुट कैसे वेल डिफाइंड है? आपको लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी दोनों मिलते हैं एज आउटपुट। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक वेल डिफाइंड इनपुट के लिए आपका बल्ब एक एक्ट कर रहा है, एक आपको एक वन वैल्यूड आउटपुट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ आपका हीट एनर्जी, आई कैन से, और लाइट एनर्जी। इसीलिए फंक्शन में कोई भी मशीन जो आपके पास है वो कैन बी कंपेयर टू एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल टू फंक्शन। इवन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो फंक्शन। आर यू गेटिंग? So thus, in other words, if I want to summarize, in other words, a function is a special type of relation which has the characteristic property or feature of a machine in which every unique input, I should write, every unique input element has a corresponding आउटपुट एलिमेंट। तो जो दो आपकी मैंडेटरी कंडीशंस थी, वो दोनों की दोनों कंडीशंस 1 एंड कंडीशन 2 मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। दोनों कंडीशंस फंक्शन के ऑर्डर, फंक्शन बनने के लिए ऑर्डर पेयर्स को इकट्ठे सेटिस्फाई करने चाहिए, मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही या दोनों नहीं हो रही, तो इट विल योर रिलेशन विल नॉट क्वालिफाई टू बिकम ए फंक्शन। यहां से हमको एक और बात समझ आती है दैट एवरी फंक्शन is a relation, but every relation may not necessarily be a function. Let me give you some examples. आप देख लीजिए, यहाँ इनपुट सेट A में सभी इनपुट्स के आउटपुट हैं और यूनिक आउटपुट्स हैं। तो इसका मतलब ये जो पहला केस है, इट रिप्रेजेंट्स ए एफ इज ए फंक्शन। लेट अस टेक अप अनदर पिक्टोरियल डायग्राम। अब कोई पूछे यहाँ इनपुट x1 के मोर देन वन आउटपुट है, मोर देन वन आउटपुट है इन द फॉर्म ऑफ y1 एंड y2। तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं जिसके सेम फर्स्ट कंपोनेंट है। जब भी फंक्शन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स की प्रेजेंस हो जिनके सेम फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं, मोर देन वन ऑर्डर्ड पेयर्स की प्रेजेंस हो, देन दिस पर्टिकुलर इज ए केस relation
and not a function. और ले लीजिए केस, अब इन दोनों को अगर हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये रिलेशंस फंक्शन है, यहाँ देखिए हर इनपुट का कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट है, एक ही यूनिक आउटपुट है। तो ऑब्वियसली थर्ड केस में दिस इज फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर रहा है। जबकि यहाँ इस रिलेशन में देखिए x1 इनपुट का आउटपुट है, x2 का है, x3 का है, x4 का है, बट इनपुट x5 का डज नॉट हैव ए कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दिस इज ए रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन। दैट मीन्स फंक्शन होने के लिए सिंगल वैल्यूड आउटपुट होना बहुत जरूरी है। सो फ्रॉम ऑल द फोर केसेस हम लोग ये कह सकते हैं, अगर मैं समराइज करूं अपनी बात को, कि हर फंक्शन रिलेशन है। अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आप डिफाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिलेशन की तरह फंक्शन भी सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी का सबसेट होना चाहिए। दूसरी बात, फॉर ऑल इनपुट एलिमेंट्स ए बिलोंगिंग टू सेट ए implies a comma f of a ordered pair होना चाहिए belonging to the function f। और तीसरा केस जो हम लोग को कंक्लूजन मिलता है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b है फंक्शन f में और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा c, मतलब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसी फंक्शन में जिसका सेम फर्स्ट कंपोनेंट है, देन the second components must be the same। मतलब आपके ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b और a कॉमा c आइडेंटिकल होने चाहिए। आपको ऐसे दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं मिलने चाहिए हैविंग द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ये आपके इन चार केसेस से ये कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं। Continuing further with the graphical distinction, हम लोग ग्राफ से भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन रिलेशन है और कौन क्वालिफाई कर रहा है एज फंक्शन। कौन सा ग्राफ रिलेशन का ही ग्राफ है और कौन फंक्शन के ग्राफ बनाया है। इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। और कैसे कंडक्ट करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। मैं दो यहाँ ग्राफ्स ले रहा हूं। एक है y is equals to x, y equals to x, you know it's a linear equation in two variable। तो आपको पता है ये एक रिप्रेजेंट करता है लाइन which is the angle bisector of the first and the third quadrant passing through origin। दूसरा केस मैं ले रहा हूं आपके यूनिट सर्कल पर। यूनिट सर्कल की इक्वेशन होती है, यूनिट सर्कल इज ए सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब अगर मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूं, एक है आपके फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर लाइन 45 डिग्री और π/4 रेडियंस। ये है y इक्वल्स टू x लाइन। और दूसरा है origin as center and radius equals to 1 unit। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इस वर्टिकल लाइन टेस्ट में, we draw a family of lines parallel to the y-axis। x-axis को हम लोग इनपुट, क्योंकि इनपुट एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है तो हम लोग इनपुट एक्सिस भी कह सकते हैं, और y-axis को हम लोग कह सकते हैं एज द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट एक्सिस। फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू दी y-axis। अगर ये लाइंस हर इंडिविजुअल लाइन आपके ग्राफ को उसको एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, जैसे y इक्वल्स टू x लाइन के केस में एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें ये सारे लाइंस,
आप आंख मूंद के कहिए ये ग्राफ क्या होगा, इट विल रिप्रेजेंट ए फंक्शन। और अगर थोड़ा आप याद करें तो y इक्वल्स टू एक्स लाइन आपका आइडेंटिटी फंक्शन का मान भी दिया जाता है इसको। जबकि अगर मोर देन वन पॉइंट्स पे, जैसे कि सर्कल के केस में इंटरसेक्ट कर रहा है आपके लाइंस, देन दिस will represent only relation and will not qualify to be as a called as a machine or function। इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आपके जितने आपने चैप्टर्स क्लास 11th में पढ़े हैं, जितने आपने डिफरेंट शेप्स पढ़े हैं 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं एज रिलेशन एंड एज फंक्शन। एज पहला मैं ले रहा हूं जैसे y इक्वल्स टू एक्स लाइन की तरह स्ट्रेट लाइन या ऑब्लिक लाइन, लाइन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द y axis, to the x axis, or I can say line which is neither parallel to the x axis nor to the y axis। ये ग्राफ हमेशा फंक्शन ही होगा, will always represent a function y equals to x लाइन की तरह। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रेट लाइन है which is parallel to the x axis, अगर लाइन parallel to the x axis है it will also represent, मतलब इसका फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्म लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू c। इनफैक्ट इसको हम लोग नाम भी देते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है देन इट विल रिप्रेजेंट ओनली रिलेशन एंड नॉट फंक्शन, सिर्फ रिलेशन रह जाएगा, मतलब एनी लाइन ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू d फॉर्म। तो सर्कल तो हम लोग अभी भी जान के हटे यूनिट सर्कल के एग्जांपल से, इट विल रिप्रेजेंट ओनली रिलेशन एंड नॉट फंक्शन। उसके बाद पैराबोला, तो पैराबोला के कितने स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमने पढ़े, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो लेट मी टेक वन बाय वन। अपवर्ड पैराबोला आप चेक कर सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट इंपोज करके सब पर। तो अपवर्ड पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर उसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूं पैरेलल टू, तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, सो इट इज ए फंक्शन। सो एज द डाउनवर्ड पैराबोला आल्सो। देन लेफ्टवर्ड पैराबोला इज रिलेशन एंड नॉट फंक्शन, इट इज ओनली रिलेशन। सो एज राइटवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स पढ़ा, तो इलिप्स के भी 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हमने पढ़ा। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। इनफैक्ट सर्कल भी पर्टिकुलर केस ही होता है इलिप्स का, so it is also relation, only relation and not function. Vertical form ये भी, तो आपका पूरा का पूरा इलिप्स जो है किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ले लें, इट विल ऑलवेज बी द ग्राफ ऑफ ए रिलेशन। वैसे हाइपरबोला भी देख लें, चाहे ट्रांसवर्स फॉर्म में, चाहे कॉन्जुगेट फॉर्म में, चाहे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तीनों केसेस में इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट रिलेशन एंड नॉट फंक्शन। तो ओनली रिलेशन होता है, इट इज नॉट ए फंक्शन। आप कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लें जो आप बुक्स में, लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे। तो बुक में कई बार यूज किया जाएगा प्री इमेज एलिमेंट। प्री इमेज एलिमेंट इज सेम एज योर इनपुट एलिमेंट और क्वेश्चन एलिमेंट। सिमिलरली फंक्शनल इमेज वर्ड यूज किया जाएगा कई जगह, या इमेज एलिमेंट विल रिप्रेजेंट योर आउटपुट एलिमेंट, आंसर एलिमेंट। फंक्शनल इमेज को हम एफ इमेज भी कहते हैं। Thus, for a function f defined from non-empty set x2 upon non-empty set y, we can discuss some basic features or terms related to function like domain,
So domain of the function f, if I want to write in set builder form as the element A such that A belongs to the set X for which the ordered pair A comma f of A belongs to the function f. So for all I can say elements X. So I can say the first set represents the domain of f. The set X is the domain of f since it provides input, and the second set Y, it is the codomain set of f. It is the codomain of the function f. And the third definition of range of f we can define as in set builder form as in the ordered pair A comma f of A, the second component or the output, that is f of A, for all elements A belonging to the set X. So that's how we define the range of f. So in pictorial diagram also we can represent domain, range and codomain. That the input set A represents the domain set of the function f, and the corresponding output elements or set of the output elements, it represents the elements or the range elements or range set of the given function f, whereas the second set B represents the output set B represents the codomain set of the function f. So in pictorial diagram we can describe the various features of any function related to the function. Let's see some practice problems. Let's take up practice problem 1, first part, where we have two sets, set A containing elements 1, 2, 3 and set B containing elements 2, 3, 4. The question says which one of the following subsets of A Cartesian product B defines a function from A to B. Your options are A, f1 equals to ordered pair 1, 2, 2, 3, 3, 4. f2 equals to ordered pair 1, 2, 1, 3, 2, 3. f3 equals to ordered pair 1, 3, 2, 4. f4 equals to ordered pair 4, 1, 4, 2, 4, 3, 3, 2, 2 and 2, 1. For anyone to be the function from A to B, first of all we need to check it must be a relation from A to B. तो क्या ये चार जो ऑप्शंस हैं इनमें चारों के चारों रिलेशंस सबसेट्स हैं? तो आप हर ऑर्डर्ड पेयर में देख लीजिए कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या सेट ए से आ रहा है, यस. सेकेंड कंपोनेंट f1 में हर ऑर्डर्ड पेयर का, यस इट इज फ्रॉम सेट बी. f2 में भी हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, यू चेक इट आउट, it's an element of set A, and second component is an element of set B. So as in f3, but in f4 if you see the first, in each of the ordered pair the first component is element of set B, whereas the second component is element of set A. Element in each ordered pair is an element of set A. So you can first of all डी ऑप्शन आपका ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि f4 इज अ सबसेट ऑफ B कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड नॉट सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B. सो डी ऑप्शन ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा फ्रॉम A टू B. अब बाकी सारे तीनों के तीनों A कार्टेशियन प्रोडक्ट B के सबसेट्स हैं. उसके बाद आप क्या देखेंगे?
उसके बाद आपको दोनों मैंडेटरी कंडीशंस को चेक करना है. Does any one of these relation have any two ordered pair or more than two ordered pair having the same first component? So if you look at F2 relation, अब इसमें आप देखिए ऑर्डर्ड पेयर 1,2 एंड 1,3, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट कंपोनेंट है, मतलब इनपुट 1 हैज मोर देन 2 outputs in the form of output 2 and 3. So I can say option B will also, this will only be relation defined from A to B and not function. We are left with F1 and F3. For that, again, set A provides input elements, or it is the input set or the question set, whereas the set B is the output set or the answer set. So every input must have an output, and a given input cannot have more than one output. In F3 you can see input 1 has a corresponding output, input 2 has a corresponding output, but here input 3 does not have any output, or question 3 does not have any answer. That means F3 will also be not be a relation from function from A to B. So we are left with only option F1. अब इसी में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि तो F1 is a function defined comes out from A to B. What is the domain of F1? The domain of F1 will be the entire set, input set A. Whereas since it is defined from, what is the codomain of F1? So codomain of F1 is the second set, which is set B. And what is the range of F1? The range of F1 will comprise of the set containing these second components of each ordered pair present in F1 in function F1. So 2, 3, 4 ये आपके सेकेंड कंपोनेंट हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स F1 में मौजूद थे उनको मिला के जो सेट बनेगा वो फंक्शन F1 की रेंज होगी. और इस केस में, और यही सेट B के भी एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग इस केस में हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट द रेंज ऑफ F1, एक और रिलेशनशिप हमारे सामने आ रही है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे इस पर ही हम एक फंक्शन की डिवीजन करने वाले हैं इस कंडीशन पे. तो रेंज ऑफ F1 इज आइडेंटिकल और इक्वल सेट टू कोडोमेन ऑफ F1. Let us take up another question with second question, in which we have a set, given set A whose elements are 1, 2, 3, 4. We have to identify that which of the following are functions defined from set A to itself. तो सबसे पहले तो आपको, और सबके चारों के चारों ऑप्शंस में it has been given in the form of set builder form, और A finite set है. Obviously we have to consider, first of all, take the Cartesian product of set A with itself, which will comprise of 16 ordered pairs. और हर एक को मैं, अगर सिंस फाइनाइट है हमारे 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में से हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिख सकें तो हमारे लिए आसान होगा. y इक्वल्स टू x प्लस 1, इसका मतलब सेकेंड कॉम्पोनेंट इज 1 यूनिट मोर देन द फर्स्ट कॉम्पोनेंट. तो if I take x इक्वल्स टू 1, y is 2 in this case. x equals to 2, y equals to 2 plus 1, 3. For 3, 3 plus 1, 4. For 4, 4 plus 1, 5. 5 is not an element of the set A. So, this is the roster form for F1. In the same manner, x plus y greater than 4. Sum of the first and the second component must be greater than the 4. So, 1, 1, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. None of these are greater than 4, but 1, 4, 1 plus 4 is 5, greater than 4, so 1 plus 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3 will come. Same as 2, 4 also, 6 is greater than 4. 3, 1, 4 greater than 4, 3, 2, 5 greater than 4, yes. So 3, 2, 3, 3, 3, 4. 4, 1, 4, 2, 4, 3 and 4, 4. The F3 second component is less than the first component. That means the first component is
greater than the second component. 1,1 में नहीं है, 1,2 में नहीं है, 1,3 में नहीं है, 1,4 नहीं होगा. Same 2,1, yes, 2 is greater than 1. 2,2, 2,3, 2,4 not possible. 3,1, 3 greater than 1 is possible. 3,2, yes, it is also possible. 3,3 not possible. 4,1, 4,2, 4,3, whereas 4,4 is not possible. Similarly for F4, the sum of the first and the second component equals to 5. So 1,4, 2,3, 3,2 and 4,1. These are the ordered pairs. Let us check it. In F2 you can see there are more than 2 ordered pairs having the same first component. तो एक ही इनपुट के, इनपुट 2 के मोर देन 1 आउटपुट है, इनपुट 3 के मोर देन 1 आउटपुट है, इनपुट 4 के मोर देन 1 आउटपुट है. So this will not be a function from set A to itself. Same for the same F3 also you can see 3,1, 3,2 same then 1 output. Here also the same thing. So F3 cannot be a function from A to itself. What about F1? F1 के लिए सेट A ऑब्वियसली इनपुट का भी काम कर रहा है और आउटपुट का भी काम कर रहा है. तो इनपुट कितने एलिमेंट्स हैं? इनपुट 1 का आउटपुट है, इनपुट 2 का आउटपुट है, इनपुट 3 का आउटपुट है, बट इनपुट 4 does not have an output. That's why F1 is also not a function from A to itself. You are left with only F4. You can check it out also, otherwise F4 is your answer. If I ask what is the domain, range and codomain for F4, so what can we write? What is the domain of F4? Function F4, the domain is the input set A. Similarly, for range of F4, function F4, set of comprising of all the second, again set A here only, and codomain, so here in this case also the range of the function is equals to the codomain. Now if I give you another function F5 from set A to itself of the form 1,4, 2,3, 3,2 and 4,2. In this case you can see the range of F5 is set containing elements 2, 3, 4, which is a subset of the codomain of F5. So इस केस में आप देख सकते हैं कि range equals to identical set नहीं है with the codomain. इस केस में range is a subset of the codomain. तो यहाँ से दो possibilities, दो cases arise होते हैं. What are the two possibilities? So the two possibilities are, firstly, either the range of the function and the codomain are identical or equal sets, or the second possibility where the range of the function is a subset of the codomain of the function. Please note practice problem 1 as your homework, in which the question says if the function f equals to ordered pair 1, 1, 2, 3, 3, 5 and 4, 7 is described by linear relation, then f of x is equals to a option 2x minus 1, b 2x plus 1, c x plus 2 and dx minus 2. So if we consider, since it is a linear relation, so if I take the equation to be as a linear equation in two variable, so if I take my f of x as y equals to f of x equals to ax plus b, then all these ordered pairs provide solution to your linear relation, and then we can evaluate your a and b and eventually your function. So you can take this question 1 as your homework. Moving on to practice problem 3rd, let us take up this question in which f of x is equals to cos of log x to the base e. Then we have to find f of x into f of y minus 1 by 2 times of f of x by y plus f of xy is
You have to find what it is equals to. A option 1 by 2, B 0, C f of x plus y, and D none of these. Let's solve this question. So my f of x is given to be as cos of log x to the base e. What will be my f of y then? We are going to replace x by y. Similarly, what will be my f of x by y? So it will be cos of log of replacing x by y. What we get? Log of a by b is log a minus log b. It is cos of log x minus log y. And f of x into y will be cos of log of x into y, which is cos of log x plus log y. Now let's replace or substitute each of these forms in the given expression. We get, so what do we get? F of x into f of y minus 1 by 2 times of f of x by y plus f of x into y is equals to, this is cos of log x into cos of log y minus 1 by 2 times of cos of f of x by y will be cos of log x minus log y, and f of xy will be cos of log x plus log y. So this is cos c plus cos d. Cos c plus cos d, we know it is twice of cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. So solving it, we can write it as twice of cos of, this is my c and this is my d. If we add the two, c plus d, the base way e minus log y to the base e plus log y to the base e gets cancelled out. So log x to the base e plus log x to the base e is 2 log x to the base e upon 2. So we get it as cos of log x to the base e into cos of c minus d. If you can look at, so c minus d is log x minus log y minus log x minus log y. So log x gets cancelled out. This comes out to be as minus 2 log y to the base e by 2 is minus log y to the base e. 2 gets cancelled, and we know cos is an even function, so cos of minus theta is cos theta. So you get the same expression as the first term. So this gets cancelled out and your answer is 0. So your correct option is B option. Moving on to another question, practice problem, in which it is given as f of x as ax square plus bx plus c, g of x as px square plus qx, with g of 1 equals to f of 1, g of 2 minus f of 2 equals to 1, g of 3 minus f of 3 equals to 4, and then they have asked you to find the value of g of 4 minus f of 4, which is option A as 0, B as 5, C as 6, and D as 9. Let's evaluate. Before evaluating this question, we are required to find g of 4 minus f of 4. यहाँ इनपुट दोनों में सेम है, तो क्यों ना हम एक ऐसा फंक्शन, नया फंक्शन h of x बनाएं जो कि g of x और f of x का डिफरेंस के बराबर हो, सो दैट कंटिन्यूइंग फर्दर तो मेरा h of x क्या आएगा? g of x दिया हुआ है px स्क्वायर प्लस qx और f of x दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है p माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस q माइनस बी एक्स माइनस c, and that is your h of x. And let's take each of these conditions one by one. तो g of 1 equals to f of 1 से हमको क्या समझ आ रहा है? तो g of 1 equals to f of 1 से हमको ये बात समझ आ रही है कि दोनों का डिफरेंस बोथ आर इक्वल, that means their difference is 0. That means h of 1 is 0. And g of 2 minus f of 2 से क्या बात समझ आ रही है? That h of 2 is 1.
g of 3 minus f of 3 equals to 4 से आपको समझ आ रहा है कि h of 3 is given to be as 4. So let us take up one by one. h of 1 as 0 implies p minus a plus q minus b minus c as 0. This is first equation. H of 2 as 1 implies 4 times of, we are going to replace x by 2, so 2 square is 4, so 4 times of p minus a plus twice of q minus b minus c equals to 1. That's the second equation. And the third one is h of 3 equals to 4. So this implies, put x equals to 4, 4 square is 16 times p minus a plus 4 times q minus b minus c equals to 4. So we need to solve this 3 equations. ये calculation आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ. I am just giving you the answer. By solving the 3 equation, we are going to find, you will be able to find, you find p minus a, q minus b all in terms of c, and your p minus a in terms of c will come out to be as 1 minus c by 2. Q minus b in terms of c will come out to be as 3c minus 1 by 2, and then you can replace it in the third equation to find the value of c as minus 1, and from there you get the value of p minus a as 1 and q minus b as minus 2 to replace it in h of x in the function or form h of x. What do we get? So put in place of p minus a as 1, so it is x square, q minus b as minus 2, so minus 2x, and minus of minus 1 which is plus 1. So this comes out to be as x minus 1 whole square. So your g of x, your h of x, which is the difference of g of x minus f of x, comes out to be as x minus 1 whole square. In the question they have asked you to find finally the value of g of 4 and minus f of 4. So what we are going to do, that means h of 4 you have to find. So we replace x by 4, 4 minus 1 is 3, 3 square is 9. So we get the option D as our correct answer for this particular question. Continuing further, if I want to calculate or if I want to find the number of functions or mapping that can be described between two finite set. So if f is a function defined from finite set A to upon finite set B such that cardinality of set A is m and cardinality of set B is n, then if I want to find or evaluate that the total number of functions that can be defined from the set A to set B is basically finding the total number of ways. काउंटिंग प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं यहाँ, और उसमें भी हम लोग क्या फाइंड करना है, हमको नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी का मतलब है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एम वर्क्स मतलब सेट ए की कार्डिनलिटी एम थी, तो एम वर्क्स वेयर ईच वर्क कैन बी डन और कैन बी कंप्लीटेड in n different ways. So अगर मैं काउंटिंग प्रिंसिपल लगाऊं जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, तो फर्स्ट वर्क के लिए भी मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, n चॉइसेस हैं. सेकेंड वर्क, टोटल नंबर ऑफ वर्क्स m है और हर वर्क के लिए मेरे पास n चॉइसेस हैं. थर्ड वर्क के लिए भी n चॉइसेस, कंटिन्यूइंग mth वर्क के लिए भी मेरे पास n चॉइसेस हैं. तो दे आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. क्या होगा ये होगा n
into n up to n terms, which is n raised to power m. And what was m? N was the cardinality of set B raised to power the cardinality of set A. So this gives you the total number of functions that you can define from one finite set upon another finite set. The same manner if I continue, क्योंकि हमने रिलेशन में भी ये बात पढ़ी थी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस अगर हम काउंट करें डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, क्या होता था? डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो हम लोग ये जानते थे 2 रेज टू पावर द कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, अगर हम रिलेशन ए टू बी में डिफाइन करें तो इतने टोटल रिलेशन बनेंगे। और इन टोटल रिलेशंस में कितने फंक्शंस होंगे? वो फंक्शंस हमने काउंट कर लिया एज n रेज टू पावर m। तो बाकी कितने बचे? 2 रेज टू पावर एम एन माइनस n रेज टू पावर m। ये क्या बचे? ये वो रिलेशंस होंगे जो फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये वो रिलेशंस होंगे जो a टू b में कभी फंक्शन नहीं बन पाएंगे। आर यू गेटिंग? आई कैन राइट इन वर्ड्स इफ आई वांट टू राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। दस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस defined from set A to set B which do not qualify to be function from A to B is equals to 2 raised to power mn minus total number of relations or functions defined from A to B. So this is 2 raised to power mn minus n raised to power m. ये होगा डिफरेंस दोनों का। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन में दे रहा हूं, इफ सेट A इक्वल्स टू 1 2 3, set B equals to x comma y, then the number of functions that can be defined from set A into set B is A12, B8, C6, D3। तो आप देख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट A is 3, कार्डिनलिटी ऑफ सेट B is 2। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? n of B raised to power n of A, 2 raised to power 3, which is 8. So 8 is your answer. So you can take another practice problem on this particular concept also as homework, which says set P as containing elements as A, B, C, set Q containing elements as 1, 2, then the total number of relations that can be defined from set P to Q which are not functions। अगर प्रीवियस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखें 56, 8, C9, D 55, अगर प्रीवियस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देखें तो इतने फंक्शंस बन रहे थे, तो कितने रिलेशंस बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे 2 रेज टू पावर इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 6, तो 64। अब इस 64 में से 8 आप निकाल दो तो कितने नॉन फंक्शंस बनेंगे? और ये सिर्फ रिलेशंस बनेंगे, ओनली रिलेशंस जो पॉसिबल होगा पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में वो होगा 64 माइनस 8 विच इज़ 56। सो इन द सेम मैनर आपको यहाँ भी कैलकुलेट करना है। तो विच आर नॉट फंक्शन मतलब ओनली रिलेशंस, तो इट विल बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम A टू B माइनस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम A टू B। आप उन दोनों को माइनस कर लेंगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा कि कितने फंक्शंस, कितने रिलेशन सिर्फ रिलेशन रह रहे हैं, फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे। एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लीजिए विच इज योर थर्ड। लेट A be a set containing 10 distinct elements
then the total number of distinct functions defined from set A to itself is 10 factorial, A option, B option 10 raised to power 10, C 2 raised to power 10, D 10 raised to power 10 minus 1. So this also you can take it as your homework.